आज भी अगर आप हम्पी जाएंगे तो आपको जली हुई इमारतें दिखेंगी, आपको टूटी हुई जली हुई रुइंस दिखेंगे आपको, कि जो 400 साल पहले हुआ था वो क्या क्या हालत रही होगी। और वो इतना रिच सिटी था हम्पी कि वहाँ पे, और इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था कि मार्केट प्लेस में जमीन पे डायमंड्स बिकते थे। कोहिनूर के लिए जान दी भी जा सकती है, कोहिनूर के लिए जान ली भी जा सकती है। और कोहिनूर का ऐसा ही रहा है कि उसके लिए लोगों की बड़ी जानें गई हैं, अभी भी जान जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। तो इसीलिए इंग्लैंड के जो राजा और रानियां होती हैं, कोई कोहिनूर नहीं पहनता। अभी 2 साल पहले प्रिंस चार्ल्स का जब कोरोनेशन हुआ था तो उन्होंने कोहिनूर को हाथ नहीं लगाया, ना उनकी रानी कैमिला ने, ना प्रिंस चार्ल्स ने। वो ऐसे ही म्यूजियम में रखा हुआ है, क्योंकि वो श्रापित है वो, कि जो भी इनकॉम्पिटेंट बंदा उसको पहनेगा, वो पुरुष, मतलब महिलाओं पे नहीं है, पुरुष पे है नॉर्मली, तो वो जो है वो उसकी बड़ी भयानक मृत्यु होगी, कसाई नुमा मृत्यु। नमस्कार मित्रों, आज हम ऐसे लेखक और विचारक से संवाद कर रहे हैं जिनकी यात्रा किसी एक पेशे या पहचान तक सीमित नहीं है। अमित अग्रवाल जी यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, आज के आईआईटी रुड़की के अभियंता हैं, मतलब इंजीनियर हैं। एक प्रतिष्ठित कॉरपोरेट संस्था में कार्यरत है और साथ ही उस विषय पर लिखते हैं जिस पे वे केवल अध्ययन नहीं अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, भारत का इतिहास। लेखन उनके लिए शौक नहीं बल्कि स्मृति की रक्षा का माध्यम है। एक मैराथन रनर, एक माउंटेनियर और 5 पुस्तकों के लेखक अमित अग्रवाल जी ने इतिहास को भावनाओं से नहीं, तथ्य विश्लेषण और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा है। उनकी पहली पुस्तक स्विफ्ट हॉर्सेस शार्प सोर्ड्स इतिहास को इंजीनियरिंग, गेम थ्योरी और सिस्टम थिंकिंग से जोड़ती है। दूसरी पुस्तक ए नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इंडिक रेजिस्टेंस की उन गाथाओं को सामने लाती है जिन्हें अक्सर इतिहास के हाशिए पर छोड़ दिया गया है। तीसरी पुस्तक टेम्पल ट्रेजर्स भारत के मंदिरों को केवल आस्था नहीं, सभ्यता के स्थापत्य दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है और यह पुस्तक देश के प्रधानमंत्री को भी भेंट की गई है। चौथी पुस्तक क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स मध्यकालीन भारत को यूरोपियन यात्रियों की निष्पक्ष आंखों से दिखाती है और उनकी नवीनतम कृति नॉट जस्ट कोहिनूर भारत के लूटे गए हीरो के कथा के माध्यम से पूरे राष्ट्र की पीड़ा, अपमान और संघर्ष को उजागर करती है। लेखन के साथ साथ वे अमृता विश्व विद्यापीठ में इतिहास पढ़ाते हैं और अपने इस खाली समय में वंचित बच्चों को गणित सिखाते हैं। आज का ये संवाद न किसी वैचारिक बहस का मंच है, न किसी निष्कर्ष को थोपने का प्रयास है। एक जीवन यात्रा है जो भारत को समझने की एक ईमानदार कोशिश है। तो आइए अमित अग्रवाल जी को सुनते हैं, उनके अपने शब्दों से सुनते हैं। अमित अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। अमित जी आईआईटी रुड़की से पास आउट है। आई थिंक तब आईआईटी नहीं था बट रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ही था, और आप आईटी फर्म में काम करते हैं और आपने अभी तक 5 किताबें लिखी हैं, जिसमें से सबसे पहली थी आपकी स्विफ्ट हॉर्सेस शार्प सोर्ड्स। फिर उसके बाद आपने एक किताब लिखी नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री। फिर आपने एक थर्ड बुक लिखी टेम्पल ट्रेजर्स जी। फिर आपने थर्ड बुक लिखी टेम्पल ट्रेजर्स ए जर्नी थ्रू टाइम ऑन द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल्स। फिर आपने एक फोर्थ किताब लिखी क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स ऑन द यूरोपियन ट्रैवलर्स टू इंडिया। एंड फिर आपकी अभी लेटेस्ट बुक है नॉट जस्ट द कोहिनूर। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ये जानकर कि आपकी एक किताब जो है टेम्पल ट्रेजर्स प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट की गई और हमने वो सोशल मीडिया पर देखा। और किताब वाले भैया को भी मैं फॉलो करता हूँ, वहां पे मैं अभी ये ईयर एंड पे एक वीडियो देख रहा था जी, जिसमें हाँ, पंकज सक्सेना की स्वयं बोध और शत्रु बोध थी। फिर राजीव मल्होत्रा जी और अनुराग शर्मा जी की किताब थी बच्चे आपके संस्कार किसके। ये किताबें मुझे पहचान में आई थी क्योंकि हमने ये बुक्स लॉन्चेस देखे थे और डॉक्टर पंकज सक्सेना को हम कई बार मिले हैं कई अलग अलग इवेंट्स में। तो उसी में मैंने आपकी भी किताब देखी, नॉट जस्ट कोहिनूर बुक शेयर कर अच्छा रही अच्छा, किताब। तो थैंक बड़ा यू। अच्छा लगा कि तो ये एक तो ये फील हुआ कि आपकी बुक्स डेफिनेटली बहुत अच्छी होंगी, प्रधानमंत्री जी तो वही है, रिसर्च बहुत अच्छा हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हम आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे भक्तों को, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताइए कि अमित अग्रवाल जी कौन है और ये किताबों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ।
जी बिल्कुल। इसके साथ में मैं पहले एक और चीज बोलना चाहूंगा। मैंने दो किताबें ये ट्रांसलेट भी करी हैं मैंने, सीताराम गोयल जी की, ये इंग्लिश में थी है, मुस्लिम इंपेरियलिज्म सेपरेटिज्म सॉरी, तो इसका ये हिंदी अनुवाद किया मैंने, मुस्लिम पृथकतावाद। वाह। और दूसरा टीपू सुल्तान वाली बुक पे, हीरो हीरो और विलेन। तो सीताराम गोयल जी का हिस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम है। तो मुझे बड़ी, और ये बुक मुझे अभी 1 घंटे पहले मिली है, ये उन्होंने अभी जस्ट भेजी है, अभी प्रकाशित हुई है, अमेजन पे अवेलेबल है ये भी, अच्छा। हिंदी में। जी। तो तो इसके लिए मैं आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल शुभकामनाएं इंजीनियर आपको। हूँ। हाँ, जी। थैंक यू थैंक यू। तो मैं आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। और उसके बाद जो है मेरा हिस्ट्री में रुझान था मेरा, क्योंकि जब भी मैं हिस्ट्री में पढ़ता था वहाँ पे हमारा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी था, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जब हिस्ट्री पढ़ते थे तो लगता था कि बहुत सारा उसमें इम्बैलेंस है उसमें, है ना, और उसमें कुछ चीजें जो हैं टोटली इलॉजिकल हैं। हम्म। वो कहते हैं कि मुगलों और ब्रिटिश ने ही हमारे इंडिया को बनाया। तो भाई फिर हमारी, अगर उन्होंने बनाया तो हम उससे पहले क्या कर रहे थे, जो एंशियंट इंडिया था। और नंबर टू, ब्रिटिश है तो उसके बाद हम इतनी तरक्की कैसे कर ले गए। भाई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दो रिलीजन ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी सभ्यताएं खा गए ये लोग। ये इजिप्ट हो गया, ग्रीक हो गया, रोमन हो गए, पर्शियन हो गए। तो ये सब सिविलाइजेशन, या सेंट्रल अमेरिका में आप देखेंगे इंका है, माया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स थे। तो ये न्यूजीलैंड में भी थे। तो ये जी। सारी बहुत सारी सभ्यताएं थी, 30-40 सभ्यताएं थी जो खत्म हो गई। एक हमारी बची रह गई, और कह सकते हैं चीन की भी बची रह गई। जी। तो ये एक दो सभ्यताएं बची रही, बाकी सबकी सब खत्म हो गई। तो ये क्यों बची रही है, कुछ तो हमारे अंदर रहा होगा। तो इससे प्रेरित होके मैंने जो है ये अपनी किताबें लिखी हैं। यहां से शुरू हुआ कि सब खत्म हो गए, हम बचे रहे क्यों। तो जो ये क्यों वाला सवाल है, ये मेरी हर किताब में आपको मिलेगा जी। कि ये क्यों हुआ ये। बाकी जो किताबें हैं हिस्ट्री में मैंने जो जो देखी हैं, जो बाकी पढ़ी हैं, वो उसमें लिखते हैं जी। हाउ या व्हाट, कैसे हुआ, या क्या हुआ। वो क्यों पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि भाई ये इवेंट होनी थी, ये हो गई है, लेकिन क्यों हुई इस पे जो है जी। आंसर जो है नहीं रहते हैं। तो मैंने इसमें जो लिखना जी। शुरू किया तो अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इसमें मैंने अपनी लगाई, इसमें जो भी मेरे इंजीनियरिंग के फंडामेंटल से, ये क्यों का सवाल ढूंढने में, क्यों का उत्तर ढूंढने में, कि ये ओके। ऐसा क्यों हुआ। हाँ, तो जैसे हम्म। ये हम इतिहास में पढ़ते हैं कि मोहम्मद गजनवी जो है किताबों में लिखा रहता था, एनसीईआरटी की बुक्स में, कि आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हम्म। आंधी की तरह आया, आंधी की तरह वो कैसे आया, क्यों आया आंधी की तरह, क्या बेनिफिट थे, उसके पास ऐसे क्या इक्विपमेंट थे कि वो आंधी की तरह आ पाया। तो जब रिसर्च किया तो तब ये पता लगा कि जो उसके घोड़े थे वो उसके मेन एसेट्स होते थे। जितने भी टर्क्स थे या अरब्स थे, उनका मेन एसेट था हॉर्सेस, घोड़े। तो उनके घोड़े बहुत अच्छे होते थे। तो वो घोड़े जो हैं हम्म। एक दिन में 100 किलोमीटर भी चलते थे वो। तो अगर गजनी अफगानिस्तान में है, वहां से अगर चल रहे हैं, तो वहां से पानीपत जो है या लाहौर है, जो जो उस समय मेन इंडिया था, हरियाणा अभी का पंजाब और लाहौर, ये सब जो है 600-700 किलोमीटर के अंदर में थे। और बीच में एक बॉटल नेक था, खैबर पास। तो बस उसको क्रॉस करना होता था, हम्म। अदरवाइज आप गजनी से पानीपत 1 हफ्ते में आ सकते हैं। तो उस समय ये सुपरसोनिक स्पीड थी ये। आप 1000 साल पहले गजनी से आप पानीपत 1 हफ्ते में पहुंच रहे हैं, तो ये सुपरसोनिक स्पीड है। और इसका किसी को नहीं पता है। तो जो यहाँ पे होता था कि सब राजा सरप्राइज हुए थे, ये अचानक कहाँ से आ गया, वो अनप्रिपेयर्ड होते थे। तो जो ये इन्वेजन्स होते थे, तो ये सक्सेसफुल होते थे, इसीलिए कि उसके पास सरप्राइज फैक्टर था। अब दूसरा डेटा ये है कि विश्व भर में जब 2000 साल पहले, जी। 2000 साल से जितने भी इन्वेजन्स हुए, 90 to 95% जो है इन्वेजन्स सक्सेसफुल रहे। सिर्फ 5% केस में ऐसा हुआ कि डिफेंडर जो है वो डिफेंड कर पाया ढंग से, जो और इन्वेजन्स को उसने रिपेल कर दिया। बाकी सब जो है वो सक्सेसफुल रहे। क्यों रहे, क्योंकि इन्वेडर के पक्ष में टाइम और स्पेस है। वो डिसाइड कर रहा है कि वो कब अटैक करेगा और किस कंट्री में या किस रीजन में कहां पे करेगा। तो ये जो दो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं, जो 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 ये कारण हैं, ये उसके पक्ष में है, क्योंकि वो डिसाइडर है वो। बाकी जो डिफेंडर है वो रिएक्ट कर रहा है कि अब आ गया तो अब क्या करें हम। तो इसलिए इन्वेजन जो है हमेशा सक्सेसफुल रहे।
तो ये मेरी इस किताब का स्विफ्ट हॉर्सेस का ये मेन मेन वो है कि जो हमारे जो 3 मेन अटैक हुए थे, मोहम्मद बिन कासिम, तो गजनवी आप और गोरी। जो आपने स्विफ्ट हॉर्सेस लिखा है वो आपने इसी हाँ, कॉन्टेक्स्ट में लिखा। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और दूसरा उनका एसेट था सोर्ड्स, जो शार्प सोर्ड्स है। तो सोर्ड्स भी तो, उनकी तलवारें भी थी, तलवारों से ज्यादा उनके तलवारें तब तक पुरानी हो चुकी थी एक्चुअली। उस समय तक महमूद गजनवी के टाइम पे स्पेशली धनुष्वाण आ गए थे। तो उनके जो धनुष्वाण होते थे वो भी हमारी धनुष्वाणों से अच्छे होते थे। एक तो वो उनका जो हमारे सिंपल लकड़ी के होते थे, वुडन वो होते थे, जो बो एंड एरो थे। उनके जो थे कंपोजिट बो एंड एरो थे। कंपोजिट का मतलब लकड़ी के साथ साथ उसमें एनिमल्स की मसल भी लगी होती थी। तो उससे जो इम्पैक्ट होता था वो बहुत ज्यादा होता था, लाइट वेट होते थे। तो वो एक एक बार में कई सारे जो हैं वो एरोज जो हैं, जो तीर होते थे, वो लेके चल सकते थे। और कंपोजिट में इतने मतलब वो लाइट वेट थे और इतने अच्छे थे कि 1 मिनट में वो 3 तीर मार सकते थे। हमारे राजा 1 मिनट में 1 तीर मार पाते थे। तो ये 1:3 का जो रेशियो था, ये बड़ा घातक रहा है ये। मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो ट्रिपल थी वो। तो जो ये 2-3 जी। जो इनके एसेट थे वही मैंने डिस्क्राइब किया है कि जो जो स्वॉट एनालिसिस जो मैनेजमेंट में बोलते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, जी। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये हमारी क्या थी और उनकी थ्रेड्स। क्या थी, उनकी क्या स्ट्रेंथ थी, हमारी क्या वीकनेस थी, उनकी क्या वीकनेस थी, हमारी क्या स्ट्रेंथ थी। हम क्यों हारते रहे बार बार। महमूद गजनवी 17 बार आया, मोहम्मद गोरी 10-12 बार आया। जी। उनके 600-700 साल बाद अहमद शाह अब्दाली 7 बार आ गया। तो ये बार बार अटैक कर पा रहे थे, हम कभी कुछ क्यों नहीं डिफेंड कर पाए। हमने अफगानिस्तान जाके ही हमने उनका क्यों कचूमर नहीं निकाल दिया। तो ये बहुत प्रश्न थे ये। तो इसका सब उत्तर जी। देने की मैंने इसमें कोशिश करी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो पहली किताब थी स्विफ्ट हॉर्सेस शार्प सोर्ड्स, वो शुरू के इन्वेजन्स जो हुए थे मोहम्मद गौरी के और महमूद गजनवी के, उसके ऊपर थे, और इसी वजह से आपने उनका नाम स्विफ्ट हॉर्सेस, इस बुक का नाम स्विफ्ट हॉर्सेस शार्प जी। सोर्ड्स रखा था। और ये बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपने उसे एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज करते हुए आपने उस स्किल्स को भी यूज किया है। क्योंकि मैंने पहली बार सुना है कि किसी ने हिस्ट्री को सोर्ट एनालिसिस के थ्रू यूज किया। मतलब हम लोग भी प्रोफेशनल लाइफ में सोर्ट एनालिसिस हो गया, फिश बोन एनालिसिस, इस टाइप के बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट वही रहता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स, इम्पैक्ट्स, इन सब की बात करते हैं तो वहां हम इन सब थ्योरीज को यूज करते हैं। तो हिस्ट्री में इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज करना, या कह सकते हैं कि ये मतलब इस तरीके के प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकल कर आया होगा और बहुत क्रिस्टल क्लियर एक एनालिसिस निकल कर आया होगा बुक्स को लेके। आई मीन इन इन्वेजन्स को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इस इसको पढ़ना। जी। तो इसमें एक्चुअली ये हिस्ट्री जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ लें। हिस्ट्री को हमें हिस्ट्री से सीखना है कि हमने क्या गलतियां करी हैं, हमने जी। उसको सुधारना है, तभी फायदा है हिस्ट्री का। तो अभी मैंने इस बुक में ये भी, बाकी सारी बुक में यही है कि जो 1000 साल पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो गया हो। जो महमूद गजनवी और गोरी जैसा बिहेव करते थे वैसा ही आज पाकिस्तान बिहेव कर रहा है, या उसके टेररिस्ट बिहेव कर रहे हैं। और हमारा रिस्पॉन्स भी जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। जी। तो ना उनके बिहेवियर में कोई डिफरेंस आया, ना हमारे बिहेवियर में डिफरेंस आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हिस्ट्री से सीखने में असमर्थ रहे हैं हम। जी। तो यही मेरी बुक का मकसद है कि हिस्ट्री पढ़ें, सही वाली हिस्ट्री क्या हुआ, और फिर उससे कुछ सीखें। तो इसमें कुछ लेसन्स लर्न्ड भी आपने बताए हैं कि व्हाट वर द लेसन्स लर्न्ड एंड व्हाट शुड बिल्कुल बी बिल्कुल। फॉरवर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने पूरी इसमें एक चैप्टर है कि हमें क्या जो है क्या गलतियां हुई हमसे। जी। तो सबसे पहले जो गलती जो है हमसे ये हुई कि हम जो है हमारा बड़ा डिफेंडर अप्रोच रहा। मतलब हम डिफेंड करते रहे हम अपने आप को, हम कभी ऑफेंस नहीं कर पाए। जैसे नेपोलियन ने बोला था ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। कि जब बार बार अटैक हो रहे हैं तो हमें उनकी जगह उनके घर में घुस के हमें मारना है। जैसे मोदी जी जो बोलते हैं ना आजकल जी। कि हम उनके घर में घुस के मारेंगे। तो ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये होती है सही अप्रोच।
जैसे मैंने अभी पहले बात करी थी कि जो आप जब इन्वेड कर रहे हो तब आप जो है सक्सेसफुल हो। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके यहाँ 5-6 मिसाइल डाली हैं हमने, तो वो हम सक्सेसफुल रहे उसमें। जो इन्वेजन का मतलब ही यही है कि हम हमें दुश्मन को सरप्राइज करना है। जी तो हमने यही गलती करी, हमने किसी पे अटैक नहीं किया। हमें दुश्मन पे हमेशा अटैक करना चाहिए और उसको वहीं पे खत्म करना चाहिए। जी तो यही मेरी किताब का सबसे पहला मकसद ये है कि हमें ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, हमें पॉलिसी अपनानी चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। एक नंबर वन ये था। नंबर टू था ये, हमारे इक्विपमेंट बहुत जो हैं उनसे कम क्वालिटी के थे। जैसे घोड़े थे, अब घोड़ों पे हम कुछ कर नहीं सकते थे, उनके घोड़े डेफिनेटली बेटर थे। बट हमारी जो यहाँ की जो ह्यूमिडिटी वाली एटमॉस्फियर है, जो वेदर है यहाँ पे, उसमें अच्छे घोड़े सरवाइव नहीं कर सकते। तो हम घोड़े इंपोर्ट करते थे हम अरब से, पर्शिया से। लेकिन तब भी क्या होता था कि वो यहाँ पे आके उनको वो जो खुराक चाहिए वो हमें पता नहीं थी कि उनको कैसी खुराक चाहिए, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें हाथियों पर रिलाई करना पड़ता था। और हाथी जो है वो युद्ध के लिए, जहाँ पे स्पीड सबसे बड़ी चीज है उस जमाने में भी, तो वहां पे वो हाथी बड़ा जो है अनसूटेबल एसेट है हमारा। तो वो एसेट कम हो गया था, वो लाइबिलिटी ज्यादा था। बट क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमें हमारे राजाओं को हाथी यूज करना पड़ता था। तो एक समस्या वो थी। नंबर 3 समस्या हमारे पास क्या थी कि हम जो है वो जैसे लोग बोलते हैं कि यूनिटी नहीं थी हिंदू राजाओं में। राजस्थान वाले अलग अलग लड़ रहे हैं, जो कन्नौज के थे वो अलग लड़ रहे हैं, साउथ को कोई मतलब नहीं था, ईस्ट में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। तो वो एक ये मिथ है, मैंने ये लिखा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारा ऐसा रहा। कई बार क्या है कि हमारे राजाओं ने रिसोर्सेस पूल किए और उसके बाद साझा युद्ध लड़ा, कंबाइंड युद्ध लड़ा। तो उसके 3 एग्जाम्पल तो मुझे पता है। जी एक थे राजा सुहेल देव, जी जब महमूद गजनवी का भांजा जो मसूद था, जब उसने अटैक किया था कन्नौज और फिर रायबरेली और जो लखनऊ का पार्ट है, उसके बाद गोरखपुर में गया था। तो आजकल राजा सोहेल देव बड़े फेमस हैं आजकल। तो उन्होंने जो है सारे जो आसपास के राजाओं थे उनसे मदद मांगी थी और सारी सेना मिलके जो है उसको हराया था मसूद को। नंबर 1 ये था। नंबर 2 था नाइकी देवी, जो जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो 2 लोग हरा पाए थे मोहम्मद गोरी को, एक पृथ्वीराज चौहान पहली बैटल में, और दूसरे में ये नाइकी देवी जो माउंट आबू की रहने वाली थी, गुजरात की थी बेसिकली। और माउंट आबू के पास में जो उसकी जो घाटी थी उसमें युद्ध हुआ था और उसमें उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो उसमें भी बहुत सारे राजाओं ने रिसोर्सेस जो है वो पूल किए थे उसमें। सबने अपनी सेना भेजी, किसी ने अपने घोड़े भेजे, हाथी भेजे और उसको हरा दिया। उनसे गलती क्या हुई, गोरी को हराने के बाद मारा नहीं। हमारे धर्मयुद्ध में क्या था, तो धर्मयुद्ध एक्चुअली चौथा पॉइंट है हमारा। ये धर्मयुद्ध ने हमारा बड़ा सत्यानाश किया था। हमारा धर्मयुद्ध तब तक जो है वैलिड है या जब तक जायज है जब तक कि राजा दोनों हिंदू हैं, है ना। दोनों तरफ धर्मयुद्ध का क्या हो रहा है तब सही है। हाँ, बट जब जो ये इन्वेडर्स थे, जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, उनका बस एक ही लक्ष्य था कि उनको युद्ध जीतना है। उनके लिए कोई रूल नहीं था। धर्मयुद्ध में 50 रूल थे, वो हम रूल फॉलो करते रहते थे और वो उनके पास कोई रूल नहीं था फॉलो करने के लिए। तो हार किसकी होनी थी, हमारी होनी थी। तो नाइकी देवी ने क्या देखा कि जब मोहम्मद गोरी भाग रहा है घोड़े पे बैठ के अपने, तो उन्होंने कहा कि जो भागता है धर्मयुद्ध में ये कॉन्सेप्ट है, तो उसको पीठ पे वार नहीं करना है। सबको पता ही है कि ये एक रहता है कि वार सामने से ही करना है। तो वो उन्होंने उसको जाने दिया। अब अगर उसको वो वहीं पे मार देती तो ये हमारी आज की जो ये हालत है, हमारा पार्टीशन नहीं हुआ होता, जो हालत अभी पाकिस्तान बांग्लादेश में चल रही है हिंदुओं की वहां पे, वो सब नहीं होता। तो एक जो गलतियां हुई, जो नाइकी देवी ने गलती करी और फिर पृथ्वीराज चौहान ने जो गलती करी, उसकी सजा एक्चुअली अभी हम भुगत रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक शायद मुझे मोटा मोटा याद आ रहा है, राजा सोहेल देव की ही कहानी है कि जिसमें उन्होंने जो है पहली बार शायद आक्रमणकारियों को, जो मुसलमान थे, उन्हें जलाया था और उनकी राख अफगानिस्तान तक भेजी थी, और जिसका डर ये था कि 100 साल तक कोई अटैक नहीं हुआ था। तो ये एक मतलब ये भी आपने कहीं कवर किया है या मतलब इस एस्पेक्ट को देखा है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये किताब में मैंने जो है, उस किताब में नहीं है,
बट बाकी किताब में ये है ये तो जी। उसमें क्या है कि 100 साल तक जो जो, जो मेजर अटैक थे उसमें मेजर हम्म। अटैक नहीं हुए, छुटपुट अटैक होते रहते थे हर हम्म। 15-20 साल में, लेकिन कोई मेजर अटैक नहीं कर पाया क्योंकि उस समय पावरफुल लोग थे वहां पे। एक जैसे आपने सुना होगा गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी, जी। तो उन्होंने सेंट्रलाइज था, वो उनकी राजधानी कन्नौज थी। तो वो कन्नौज से जो है जब सेंट्रलाइज होता है तो देश ताकतवर रहता है। तो जी। उस समय तक जो है वो कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो लोग गए गुर्जर प्रतिहार, तब और पृथ्वीराज चौहान आए। अब उनकी जो है वो बड़ी लड़ाइयां चल रही थी लोकली, उनके जो रिलेटिव थे जयचंद, हम्म। उनकी उनसे लड़ाई हो गई थी। तो ये 1191 और 1192 के बीच में एक साल के अंदर ही दो लड़ाइयां हुई है, जी। बैटल ऑफ तराइन। तो उसमें राजा जयचंद ने जो है उनका साथ नहीं दिया। वो अलूफ रहे, अलग रहे बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को का सपोर्ट किया, ऐसा भी नहीं है। सपोर्ट हम्म। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का भी नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी सेनाएं जो हैं कमजोर पड़ गई पृथ्वीराज चौहान की। और प्लस वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए पृथ्वीराज चौहान की, पहली बार तो हमने बड़ी आसानी से हरा दिया, इस बार भी हरा देंगे। तो जो जी। ओवर कॉन्फिडेंस है वो इनको भारी पड़ गया। तो इसके बाद फिर हम आपकी नेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं, नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो सेकंड हम्म। बुक थी आपकी, नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, इसमें फिर आपने क्या कवर किया? इसमें भी जैसे ये टाइटल से पता लग रहा है, नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हो रहा है। हम्म। तो उसमें क्या है कि जो जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं हमारे पिछले 1,000 साल में, और जो लोगों को नहीं पता है, वो मैंने इसमें कवर किया है। तो जैसे सबसे पहले लड़ाई मैंने कवर करी अहोम वाली, ओके। जो अहोम राजा थे आसाम में। जी। क्योंकि हमारी हिस्ट्री भी बड़ी दिल्ली सेंट्रिक रही है, तो मैंने उस किताब में ये भी ट्राई किया है कि जो बाकी देशों में, जो बाकी प्रदेशों में जो हुआ है, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो उनके राजाओं ने मुकाबला किया है, वो भी उसमें कवर हो। तो सबसे पहला था अहोम्स का। तो अहोम में ये मुगलों ने 17 बार अटैक किया वहां पे असम में, सिर्फ एक बार जीत पाया, बाकी हम्म। 16 बार हारे। लास्ट लड़ाई में औरंगजेब ने भेजा राम सिंह को सेनापति बना के, हम्म। बट वो भी हार के आए। तो अहोम की जो विक्ट्रीज थी, आप आजकल सबने नाम सुना है लक्षित बरफुकन का, जी। आपने भी सुना होगा लक्षित बरफुकन का। तो वो उन्होंने जो है स्ट्रेटेजी अपनाई। जी। मैं अभी उन्हीं का हाँ नाम हाँ। लेने वाला था कि लचित बोरफुकन इसमें कहाँ पर आते हैं। हाँ, तो वो जो लास्ट लड़ाई थी तो उसमें लक्षित बरफुकन ने ही स्ट्रेटेजी बनाई थी कि कैसे हमें लड़ना है। तो इसमें एक उसका इसका एक बैकग्राउंड है। तो जब भी लड़ाई होती है तो हमारी ये जो हमारे अंदर एक वो है कि जितना बहादुर है वही जीतेगा, हम्म। है ना। हम लोग बोलते हैं ना बड़ा बहादुर है इसलिए जीत गया। युद्ध एक्चुअली क्या है कि बहादुरी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। युद्ध क्या होता है कि एक तो जो जो आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है कि आपको क्या करना है आगे जाके, अगर लड़ाई होती है तो, है ना। जो स्ट्रेटेजी डिसीजंस होते हैं, जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, कि अगर ये हुआ तो हम क्या करेंगे। और दूसरा होता है फिर स्ट्रेटेजी। अब जैसे गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजी बना ली है कि अभी पाकिस्तान अगर अटैक करेगा तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो जी। उन्होंने बना लिया है कि ये करेंगे, तो जी। उसके हिसाब से फिर आर्मी स्ट्रेटेजी बनाती है। अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अटैक करेगा तो आपको आपको ये करना है, या आपको युद्ध जीतना है, आप कुछ भी करो। तब फिर हमारे जो जो आर्मी चीफ हैं, जो या एयरफोर्स चीफ हैं, वो एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसमें कि हमें यहाँ पे अटैक करना है, यहाँ पे अटैक करना, हम ये इक्विपमेंट यूज करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। फिर होती है टैक्टिक्स, और चौथा होता है ब्रेवरी। तो जो 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 लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, उसका युद्ध जीतने में 40%, स्ट्रेटेजी में 40%, और टैक्टिक्स और ब्रेवरी सिर्फ 10% जो है इंपॉर्टेंस है उनकी किसी भी युद्ध में। हम्म। आप कैसे लड़ रहे हो युद्ध वाले दिन वो मायने नहीं रखता है। आपकी स्ट्रेटेजी खराब है तो आप कितनी भी बहादुरी से लड़ लो, आप हारोगे ही हारोगे, जी। ठीक है। और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है तो आप बहुत बहादुरी से नहीं लड़ रहे हो तब भी आप युद्ध जीतोगे। तो हम्म। लक्षित बरफुकन ने यही किया। उसने बोला कि जो मुगल हैं उनका मेन एसेट है घोड़े। तो इन हम्म। घोड़ों को जो है वो हम ऐसी जगह पे लड़ेंगे जहां पे घोड़े जो है वो एसेट ना होके लाइबिलिटी हो जाएंगे, बैलेंस ओके। शीट में राइट साइड में पहुंच जाएंगे वो। तो उन्होंने ओके। कहा कि असम में नदियां बहुत हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नदियों पे लड़ेंगे। हम्म।
तो लक्षित बरफुकन ने छोटी छोटी नावें बनवाई। मुगलों के पास क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी नावें थी जो ब्रह्मपुत्र के बहाव के लिए बिल्कुल इनफेक्टिव थी। तो ये ओके। स्ट्रेटेजी जो थी कि छोटी मोबाइल और हाई स्पीड जो नावें हैं वही जो है वो काम करेंगी, बड़ी जो है वो इमोबाइल रहेंगी। तो ये यूज करते हुए जो है वो लक्षित बरफुकन ने एक दिन के अंदर राम सिंह को हरा दिया। ओके। तो इस कहानी में मैंने यही एम्फेसाइज किया है कि स्ट्रेटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्ट्रेटेजी अच्छी है तो सब कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर वो गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है। दूसरी जो उसमें स्टोरी है वो विजयनगर की स्टोरी है, जो कृष्णदेव रॉय की वाली जी। स्टोरी है। तो उसमें कितना उन्होंने जो है वो उस स्टोरी में लिखा हुआ है कि साउथ इंडिया में उन्होंने 300 सालों तक इस्लामिक जो है इन्वेजन्स को रोक के रखा। हम्म। तो जो बहमनी सुल्तान थे महाराष्ट्र और हैदराबाद वाले, वो वहीं के वहीं रहे। तो जो कर्नाटका, तमिलनाडु और जो केरला वाले पार्ट थे वो बिल्कुल उन्होंने उसको बिल्कुल एक बांध बना के रखा, डैम बना दिया, वहां से वो नीचे नहीं आ पाए। लेकिन फिर बाद में जब 300 साल बाद जो है वो धीरे धीरे उनमें भी सेकुलरिज्म आ गया, उन्होंने भी मुस्लिम सोल्जर्स को एम्प्लॉय किया। वो जो युद्ध वाले दिन जो है वो डिफेक्ट कर गए, वो बहामनी सुल्तान के साथ जाके मिल गए ओके। और पूरा कैओस हो गया, सब भगदड़ मच गई और वो हार गए और वो वहीं का वहीं खत्म हो गया। जो उनकी राजधानी थी हम्पी, वो बताते हैं 6 महीने तक जलती रही। आज भी अगर आप हम्पी जाएंगे तो आपको जली हुई इमारतें दिखेंगी, आपको टूटी हुई जली हुई रुइंस दिखेंगे आपको, कि जो 400 साल पहले हुआ था वो क्या क्या हालत रही होगी। और वो इतना रिच सिटी था हम्पी कि वहां पे, और इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था कि मार्केट प्लेस में जमीन पे डायमंड्स बिकते थे। अच्छा। हाँ, ये निकोलाई कॉन्टी एक इटालियन ट्रैवलर आया था, उसने लिखा था कि जो डायमंड हैं जो जो सड़कों पे बिक रहे हैं। हम्म। और फिर चलो। उसमें लास्ट स्टोरी थी हमारी इसमें पार्टीशन की, नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट में, कि पार्टीशन क्यों हुआ, कहाँ पे उसकी जेनेसिस थी। ओके। तो जब औरंगजेब के बाद मुगल अंपायर का डिक्लाइन हो गया और फिर मराठास ने रूल करना शुरू कर दिया इंडिया में, अटक से कटक तक जो जो एक फ्रेज है वो उन्होंने किया। उसके बाद जब कैसे अंग्रेज आए, कैसे वो पानीपत की थर्ड वॉर में जो है जब मराठा हार गए और फिर ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया इंडिया पे। फिर उसके बाद जो है फिर अगेन जो है जब ये सैयद अहमद शाह थे जो अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो थे, सैयद अहमद खान जो थे, जो संस्थापक थे, तो उन्होंने शुरू किया कि नहीं, मुस्लिम जो है 100 साल से जो बड़े बड़े जो यहाँ के जो हुकूमत थी वो अब जो है वो बड़े डाउन हो गए हैं, हिंदुओं का आधिपत्य हो गया है, ये इस्लामिक शासन में कभी कहीं नहीं हुआ, ये यहाँ पे कैसे हो गया ये। तो उन्होंने फिर से एक आग जलाई, उन्होंने चिंगारी जलाई इसको बोलते हैं। और उसके बाद से जो पार्टीशन तक की स्टोरी है कि क्या हुआ, क्यों मजबूर हुए कांग्रेस गवर्नमेंट उस समय जो थी, महात्मा गांधी, नेहरू, हालांकि जो उन्होंने किया वो अवॉइड किया जा सकता था। हम्म। और उसके बाद वही चीज जो है वो अभी भी कैसे चल रही है आज की डेट में, जो बांग्लादेश में चल रहा है, जो पाकिस्तान में चल रहा है। हम्म। तो वो जो चिंगारियां थी खिलाफत आंदोलन में जो जो लगाई गई थी फाइनली, जिसको महात्मा जी। गांधी ने बड़ा अच्छा माना था, उसको सपोर्ट किया था, तो वही जो है वो सब मैंने उसका उसका पूरा जो है ताना बाना उसमें बुना है मैंने। जी। इसमें एक छोटा सा मैं आपको एक कोइंसिडेंस मान लीजिए कि मैं अभी कुछ समय पहले श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था और उनके कुछ हम्म। टॉपिक्स रहे हैं जिसमें से बहुत फेमस है, एक तो वहाबी मूवमेंट और दूसरा अल्लामा इकबाल। तो जब आपने ये हम्म। 1947 का पार्टीशन कहा तो मुझे उनका रेफरेंस याद आ गया कि उन्होंने अल्लामा इकबाल का भी बहुत अच्छा एनालिसिस किया जिसमें बताया कि अल्लामा इकबाल ने भी क्या की रोल अपनाया है पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन के लिए, कि पाकिस्तान का बिल्कुल। जो हम्म। आइडिया था वो अल्लामा इकबाल से शुरू हुआ था। तो हम्म। जस्ट एडिंग वन पॉइंट इनटू इट। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। आपकी दो बुक्स में तो हमने देखा कि एक जो स्टार्टिंग का अरेबिक इन्वेजन था वहां की बात की गई है और दूसरी बुक आपकी नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट में जो है उसमें कई छोटे छोटे और दिल्ली के आउट ऑफ दिल्ली जो वॉर्स हुए हैं, आई हाँ। थिंक मराठा साम्राज्य और उसका पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये सब भी उसी में कहीं ना कहीं कवर हो जाता है।
बट अगेन इट वाज जी। सेंटर टू पानीपत, ये दिल्ली सेंटर में ही था। फिर इसके बाद इसने हाँ। थर्ड बुक जो है वो टेम्पल्स की तरफ मोड़ दी अपनी हिस्ट्री, और जो आपकी बुक थी हम्म। टेम्पल ट्रेजर्स। जी। और हमें बड़ी हम्म। प्रसन्नता हुई है हम्म। जानकर कि ये किताब जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, ये गिफ्ट दी गई है। तो इसके बारे में बताइए, फिर इसमें आपने क्या कवर किया है? तो पहली दो किताबें जो हैं मेरी बड़ी खूंखार जो थी, कसाई नुमा किताबें हैं ये, जैसे धुरंधर का डायलॉग है ना जी। कसाई नुमा, तो वो किताबें थोड़ी कसाई नुमा हो गई थी। ओके। तो मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट लिखना चाहिए, तो इसके लिए फिर मैंने ये टेम्पल्स के बारे में लिखा है। तो इसमें मैंने ये जो जो मंदिरों पे जो बाकी किताबें हैं उससे डिफरेंट है ये, क्योंकि ये मंदिरों की हिस्ट्री पे है ये, कि मंदिर कैसे बनने शुरू हुए। जो वैदिक काल में वर्णन मिलता है वो मिलता है कि अग्निकुंड होते थे, तो जब देवताओं का आवाहन होता था या देवताओं की पूजा होती थी तो वो अग्नि के द्वारा होती थी, अग्निकुंड में अग्नि जला के तब आवाहन करते थे, या फिर यज्ञ करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यज्ञ थे, और फिर यज्ञ जो होते हैं वो सब होते थे। तो उस समय मंदिरों की कोई एविडेंस नहीं मिलती है उसमें जी। कि इस टाइप के मंदिर थे, उनका ये मटेरियल था, यहाँ पे इतना भव्य मंदिर था। रामायण महाभारत में कहीं कहीं पे देवालय का नाम आता है, लेकिन वो देवालय किस टाइप के थे, वो हम्म। घर के अंदर ही थे, मूर्ति स्थापित थी, मूर्तियां बहुत पहले से थी, लेकिन जो जैसे मंदिर आज हम देखते हैं वो मंदिर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जी। उनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो उस पे मैंने रिसर्च करके ये मैंने लिखा हुआ है ये, कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, और जो डिफरेंट डिफरेंट मंदिर के कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं। और ये भी मैंने लिखा है कि मंदिर जो है सिर्फ मंदिर ही नहीं होते थे, ये सिर्फ भगवान की पूजा का ही एक वो नहीं होता था ये, इसमें बहुत सारे इसके और भी कंपोनेंट थे, जैसे उसके सोशल गैदरिंग होती थी वहां पे, शादियों के लिए यूज होते थे मंडप जो थे, है ना, उसके साथ मंदिर के साथ गुरुकुल एसोसिएटेड होते थे, विद्यालय होते थे, यूनिवर्सिटीज होती थी, फिर हॉस्पिटल भी होते जी। थे, और उस समय मंदिर जो है वो बैंक के जैसे भी यूज होते जी। थे। तभी आप देखते होंगे जो मोहम्मद गजनवी और गोरी जो लूटपाट मचाई मंदिरों में, तो उसका एक रीजन इकोनॉमिक भी था, सोना लेके। कि वहां, हाँ, तो वहां पे इतनी धन दौलत थी होती थी, कोई राजा जा रहा है वहां पे कहीं जा रहा है ट्रेडिंग के लिए, या कोई व्यापारी गया ट्रेडिंग के लिए, सॉरी राजा नहीं था, व्यापारी जो जाते थे कि चोरी ना हो जाए घर में, तो वो मंदिर में रख के जाते थे, ये जानते हुए कि मंदिर में कोई चोरी नहीं करेगा। तो मंदिर जो है हमारे जो है बेशुमार दौलत से ओतप्रोत होते थे वो, जी। बट अनसिक्योर्ड थे वो, मंदिरों में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो इसीलिए जो इन्वेडर्स थे उनको लगता था कि इतनी ज्यादा जो है इसमें धन दौलत है, तो और कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ और विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो इतनी धन दौलत वो लूट के ले जा सकते हैं। तो मंदिरों का अपना एक पूरा एक इकोसिस्टम था, हॉस्पिटल भी हैं जैसे मैंने बोला, कॉलेजेस भी हैं, गुरुकुल भी हैं, बैंक के भी काम कर रहा है, सोशल भी है, उसमें कल्चरल भी है, जो डांस हैं बहुत, हमारे जितने डांस हैं, हमारे भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ये सब जी। ओडिसी है, कथकली है, ये सब मंदिरों से ही निकले हुए हैं। तो कल्चरल जो 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 वो था वो सब मंदिरों से ही है। तो सारा का सारा जो हमारी लाइफ थी वो मंदिरों के चारों ओर घूमती जी। थी। तो मैंने ये भी इसमें कवर किया है कि मंदिरों का अपना इकोसिस्टम था, और आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। जो हमारे बहुत सारे जो सिटीज हैं जैसे काशी हो गया, हरिद्वार हो गया, वो टेम्पल सिटीज हैं, और पूरी इकोनॉमी उनकी इसी चारों तरफ घूमती है मंदिरों के ही। अयोध्या हो गया, है ना, ये एक 2000 साल पहले भी था और ये आज भी है, तो ये कंटिन्यूटी है। तो ये लिखा हुआ है, प्लस उसमें बाकी कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंदिरों की लोकेशन कैसे चूज की जाती है, ओके। हाँ, और प्लस ये सबसे महत्वपूर्ण कि मंदिर जो बनाए गए, हमारे जो बनाए गए, तो बेसिकली जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री तो अभी 1947 में डिसाइड हुई, बट जहां जहां मंदिर थे वो हमारी इनविजिबल बाउंड्री थी, कि ये मंदिर है यहाँ पे, इसका मतलब ये भारतवर्ष का पार्ट है ये। तो बलूचिस्तान में हिंगलाज मंदिर है, वो हमारा पार्ट था, अफगानिस्तान में मंदिर थे, वो हमारा पार्ट था। तो जहां जहां मंदिर थे मतलब ये समझ लीजिए हमारा पार्ट था। तो आज भी बाकू में जो अजरबैजान है वहां पे ज्वाला जी का मंदिर है, मतलब वो कभी आज से 1500 साल पहले वो हमारा पार्ट था। इंडोनेशिया का कंबोडिया में इवन आपका बाली तक जाएं तो वहां तक मंदिर आते हैं। हाँ,
बिल्कुल। तो वो सब पूरा जो है ग्रेटर इंडिया का पार्ट था ये। इनफैक्ट अंग्रेज और जो यूरोपियंस थे पूरे साउथ ईस्ट एशिया को तो ग्रेटर इंडिया बोलते थे। ओके। तो यही मैंने पूरा उसमें लिखा है कि कैसे, और इसमें एक मैंने बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है एलोरा की, जो एलोरा में केव नंबर 16 है, कैलाश जी टेम्पल एलोरा में। तो वो कैसे बनाया गया, वो बड़ा अद्भुत मंदिर है, जी। वो यूनिक टेम्पल है बिल्कुल पूरे विश्व में। तो वो कैसे उसका निर्माण किया गया, क्या उसके जो प्रोजेक्ट था, कहाँ से धन दौलत आई। तो जो तो सारे मंदिर जो होते थे वो प्रोजेक्ट होते थे। इवन जो बुद्धिस्ट टेम्पल होते थे उनकी सारी फंडिंग हिंदू करते थे, जी। राजा क्योंकि हिंदू हम्म। थे। तो बौद्ध और हिंदू हमेशा से एक ही सनातन धर्म के नेटवर्क में रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो अलग है। ये भी आजकल जो है वो पॉलिटिकली जो है वो डिफरेंट करने की कोशिश की जा जी। रही है। हाँ, तो ये सब मैंने ही लिखा है। और एलोरा में जो था कि जो तीनों मंदिर तीनों हिंदू, बौद्ध और जैन एक ही कैंपस में है। ये भी विश्व में अकेली जगह है। एक दूसरी जगह भी है जेरूसलम, हम्म। जहाँ पे ज्यूस के भी हैं, क्रिश्चियनिटी के भी हैं और इस्लाम के भी हैं। लेकिन कैसे आपस में लड़ते रहते हैं, वो मारपीट होती रहती है, कभी बम फूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। बट एलोरा में जो है बिल्कुल विदाउट एनी उसके जो है तीनों जगह तीनों तीनों धर्मों के मंदिर हैं। एलोरा में मैंने कुछ बुक्स में भी देखा है और कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि वो उनकी एनालिसिस इस लेवल पे पहुंची है कि द वेस्टर्न साइंटिस्ट हैज गिवन अप देयर एफर्ट्स कि ये मंदिर बन ही नहीं सकता। तो इसकी कितनी सच्चाई है अगर आपने उस पर रिसर्च की है? तो कई वीडियोस में हमने ऐसा देखा है या कई एनालिसिस में कि वो कहते हैं कि ये बनाना ही पॉसिबल नहीं है। जो टॉप डाउन अप्रोच की गई है एक पत्थर, एक पूरे पहाड़ को काटने की, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये कुछ आपने कवर किया है आप बुक में? जी बिल्कुल कवर किया है इसमें। तो ये जो है कि ये एक्चुअली अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है। अब बना तो है जी। ही, वो दिख रहा है आज की डेट में भी। तो मतलब किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। तो जो ये लोग बोलते हैं कि उस समय ये पॉसिबल नहीं था 1200-1300 साल पहले, या एलियंस ने आके बना दिया, ये भी जी। बोलते हैं कि ये तो एलियन ने बनाया होगा ये। तो ये क्या है कि ये बेसिकली ये क्यूरोसिटी की पराकाष्ठा है ये। हम्म। और ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि भाई ये तो मनुष्य कर ही नहीं सकते, ये कैसे हो गया ये। तो ये एक पिरामिड के लिए भी ऐसे ही बोला जाता है, और दूसरा हमारे ये एलोरा टेम्पल के लिए ऐसा बोला जाता है। तो दो ही चीजें ऐसी हैं विश्व में जिनके लिए ऐसा बोला जाता है कि एलियन आके बना के चले गए। पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तो ये एक हमारे, और इस किताब में मैंने एक और भी लिखा हुआ है, मैं आपको उसकी फोटो जी। भेजूंगा। तो जो जो मंडप है ये कैलाश टेम्पल का एलोरा में, उसमें 4 शेर बने हुए हैं। तो सिंबॉलिकली वो जो 4 शेर हैं वो बेसिकली रक्षा कर रहे हैं मंदिर की। ओके। छोटे छोटे शेर बने हुए हैं और चारों डायरेक्शन में हैं। जी। तो चारों डायरेक्शन में हैं, तो जब ऊपर से देखेंगे आप, हम्म। ऊपर 1 किलोमीटर सैटेलाइट से, तो वो आपको दिखेगा एक्स, एक्स की एक वो देगा ओके। इमेज। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जो ये एक्स बना हुआ है ये एलियंस के लिए जीपीएस था। ये एक जियोग्राफिकल जियो टैगिंग थी ये, कि ये मंदिर यहाँ बनाना है या ये मंदिर हमने यहाँ बनाया है। जैसे वो तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। जैसे वो रात में डाकू दरवाजों पे क्रॉस मार के चले जाते थे कि इस घर को लूट। बिल्कुल वैसे ही है ये। तो ये बड़ी अच्छी फोटो है, मेरे पास है ये, मैं आपको भेजूंगा। मैं ये आप इसमें वीडियो में ये तो डालिएगा बहुत इसको। इंटरेस्टिंग है। हाँ तो ये जो अच्छा, इसके साथ एक और अच्छी स्टोरी, मतलब स्टोरी क्या कहें कि एक कॉम्प्लीमेंट है कि ये प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट की गई। तो ये मतलब ये कैसे, मतलब प्रधानमंत्री जी तक पहुंची किताब, और उनका क्या कॉम्प्लीमेंट था, उनका कोई कमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। अब कमेंट में तो मुझे नहीं पता। ये हमारे प्रकाशक हैं, ये बेंगलोर के हैं, सुब्बू जी। पब्लिकेशन। तो ऋत्विक जी हैं, तो उन्होंने बुक ये पब्लिश करी है मेरी ये। तो उन्होंने ये एक बार मोदी जी ने डिमांड करी थी, तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ जी। मिनिस्टर, तो उनको बोला कि वो दिल्ली आ रहे हैं तो मुझे कुछ किताबें लेके आओ। तो ऋत्विक जी ने जो है वो मेरी किताब सेलेक्ट करी कि ये किताब मोदी जी को पसंद आएगी। तो इसलिए वो किताब उनको गिफ्ट दी गई वो। अब मोदी जी का उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, उन्होंने डेफिनेटली
पाई कभी होगी, मिलेंगे। क्योंकि हमने जितना भी उनका किताबों के बारे में हमने उनका बैकग्राउंड देखा है या हमने उनके लोगों से कमेंट सुने हैं कि उनके पास किताब आती है, एक तो वो पढ़ते बहुत जल्दी हैं और वो पढ़ते डेफिनेटली हैं। भले ही वो हो सकता है कि वो हम्म। कमेंट कहीं हमसे मिस हो गया हो, लेकिन ऋत्विक सुब्रमण्यम जी को हम्म। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो उनसे कई बार मिला हूँ। तो हम्म। अगर उन्होंने ये किताब पहुंचाई है तो डेफिनेटली उन्होंने हाँ, कुछ देखकर, मतलब ये किताब प्रधानमंत्री जी बिल्कुल तक बिल्कुल। गई होगी, इसका हाँ। मतलब डेफिनेटली इस किताब में कुछ वैल्यू है। और प्रधानमंत्री हम्म। जी ने, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये किताब पढ़ी होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी हो सकता है प्रधानमंत्री जी आपको डायरेक्ट आपको इसके लिए कॉम्प्लीमेंट दें, हम आशा करते बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन का इंतजार है मुझे। हैं जल्दी ही आएगा। तो हम अब इसके बाद आपकी फोर्थ बुक के बारे में बात करते हैं, क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स ऑन द यूरोपियन ट्रैवलर्स टू इंडिया। अब हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, मतलब जितना हमने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है तो ये बहुत बड़ा इतिहास है ट्रैवलर्स का। और इन ट्रैवलर्स की वजह से कई सारे मिथ्स अनबस्ट हुए हैं। जो जो जी। लोग झूठ लिखते थे, या मतलब जैसे रोमिला थापर हो गए, इरफान हबीब हो गए, तो ये उन ट्रैवलर्स की डायरी से निकल कर आया है। तो ये बड़ी उत्सुकता जी। होगी जानने की कि इसमें आपने क्या कवर किया और आपने क्या क्या इसमें रिवील किया है। सबसे पहले मैं इसका बताऊंगा कि मैंने ये बुक क्यों लिखी यूरोपियन ट्रेवलर्स के जी। बारे में, है ना। तो ये बुक मैंने एक्चुअली पिछले 1000 साल में बहुत सारे ट्रेवलर्स आए हैं, सैकड़ों की संख्या में, और इंडिया उनके लिए हमेशा एक यूनिक कंट्री रहा है। अब यूरोप जो थे 1000 साल पहले से पूरा फुल्ली क्रिश्चियन थे, है ना। वो वन गॉड वन बाइबल वन बुक वन गॉड वाले वो लोग थे ये। जब वो सुनते थे कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे जो है वो मल्टीपल भगवान हैं, मल्टीपल बुक्स हैं, इनके जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, हजारों उपनिषद हैं, उसके बाद धर्मशास्त्र की तो गिनती ही नहीं जी। है, फिर श्रुति है, स्मृति है, रामायण है, गीता महाभारत है। है। तो वो बिल्कुल पजल्ड रहते थे कि ये कौन सी सिविलाइजेशन है जो ये सब कर रही है ये। तो बहुत सारे लोग इसलिए आए कि उनको देखना था कि इंडिया कैसा है। इवन दो उस समय इंडिया जो है मुस्लिम रूल के अंदर था, तब भी वो देखने आए वो। तो उसमें बहुत सारे लोग आए, तो उसमें मैंने 5-6 को सिलेक्ट किया मैंने, क्योंकि वो पूरी बुक में वो लिखा नहीं जा सकता था जितने लोग आए। तो मैंने, एक मनुची आए थे, इटालियन थे वो, औरंगजेब के टाइम पे आए थे, तो वो दारा शिकोह के बड़े अच्छे दोस्त थे। ओके। और दारा शिकोह का जो औरंगजेब से लड़ाइयाँ चल रही थी, तो पूरा उन्होंने साथ दिया उसका, कि कैसे जो है वो दारा शिकोह को बचाया जा सके, बट अल्टीमेटली बचाया नहीं जा पाया उनको। तो फिर औरंगजेब ने उनको जब मार दिया दारा शिकोह को, तो ऑफर किया कि भाई तुम बड़े अच्छे सोल्जर हो, तो मेरे सेना में आ जाओ। तो बट उसने मना कर दिया कि भाई आपने दारा शिकोह को इतनी बेरहमी से मारा है, तो इसलिए मैं जो है मैं आपके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि आप भी मुझे कभी मार दोगे, आप इतने जालिम इंसान हो। तो लगभग इसी भाषा में किया था। अब चूंकि वो गोरा था वो, तो औरंगजेब ने छोड़ दिया। उसकी जगह पे कोई इंडियन होता, मतलब हिंदू होता या इवन मुस्लिम होता, तो वो उसको भी मार देता। लेकिन क्योंकि वो गोरा था, तो गोरी चमड़ी की वैल्यू तब से थी वहां पे इंडिया में, मतलब गोरी चमड़ी है तो मतलब अच्छा आदमी होगा। फिर जब वो औरंगजेब से मना कर दिया, तो वो एक्चुअली क्या था, वो घर से भाग के आया था मनुजी। तो अब वो क्या करे, अब वो कैसे वापस जाए। तो बोला वापस तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो रहूंगा इंडिया में ही। तो उस समय क्या था, औरंगजेब के आते आते या शाहजहां के टाइम से जो ये यूरोपियन आते थे, वो सबके सब डॉक्टर होते थे वो। ओके। हाँ, तो वो था कि और उस समय तक ऐसा हो गया था कि जो गोरी चमड़ी है वो डॉक्टर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बढ़िया चीज है, मैं डॉक्टर ही बन जाऊंगा मैं ये। तो उन्होंने अपने दोस्तों को, जो पोर्तुगीज औरंगजेब के टाइम पे बहुत थे दिल्ली में, आगरा में, जो कि दरबार में हाजिरी लगाया करते थे, तो गोवा से आते थे वो लोग। तो उन्होंने, जो दोस्त थे, उनको बोला यार कुछ मेडिसिन की किताबें दे दो। तो उन्होंने वो मेडिसिन की किताबें पढ़ी और वो डॉक्टर बन गए। तो वो उसमें मैंने लिखा है कि वो कैसे, जो फिर औरंगजेब जब की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो उनके वंशज आए, शाह आलम वगैरह,
तो वो जो है वो फिर रॉयल सर्जन बन गए उसके में, तो हकीम मनूची के नाम से जाने लगा उनको। तो हरम में जो जो भी महिलाएं होती थी उसके उपचार के लिए उनको बुलाया जाता था, ये जाते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वही मैंने अपनी ये इस बुक में लिखा है, क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स में। ओके। और इन्होंने जो है तो फिर उन्होंने भ्रमण किया पूरे इंडिया में, तो उन्होंने लिखा कि क्या कैसी जो जो मुस्लिम हुकूमत है वो कैसे अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पे, कैसे इनके मंदिर तोड़ रहे हैं, कैसे कैसे जो है बाकी जो है इनको जैसे घोड़े तक पे नहीं बैठने दिया जाता था उस समय हिंदुओं को। तो वो सब के बारे में लिखा है उन्होंने। तो जो रोमिला थापर और इरफान हबीब बोलते हैं ना कि मुगलों के टाइम पे हिंदुओं की हालत बहुत अच्छी थी, जजिया नहीं लिया जाता था उनसे, तो वो सब जो इन्होंने लिखा है मनुजी टाइप के लोगों ने, वो हिस्ट्री एक्चुअल हिस्ट्री है। हम्म। तो वो उन हिस्टोरियंस को निगेट करने में के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये एक्चुअली हिस्ट्री ये थी। अब क्योंकि ये मनूची हो गए और बाकी लोग हो गए, वो स्पॉन्सर्ड नहीं थे, वो किसी ने उनको भेजा नहीं था कि आप इंडिया के बारे में ऐसा लिखो। ये इंडिपेंडेंटली आए थे, ये गरीब लोग थे, बहुत रिच भी नहीं थे। तो इन्होंने जो देखा वो अपनी डायरी में लिख दिया, और फिर बाद में इन्होंने इनकी किताबें पब्लिश हुई। तो यही मैंने जो है वो लिखा हुआ है, और बड़ी एक काम की पुस्तक है। अगर आपको 500 साल की हिस्ट्री पढ़नी है कि उस समय क्या था, क्या आलम था सोसाइटी का, वो इस किताब में मिलेगा आपको। बाकी हिस्ट्री की किताबों में क्या है, राजाओं के बारे में रहता है। तो इसमें मैंने ट्राई किया है कि जो आम लोग हैं वो उनके बारे में लिखा जाए जी, इसमें। बिल्कुल, ये तो आवश्यक इसमें भी है सर, क्योंकि अपना प्राइड तब आता है जब हमें समझ में आता है कि हम एक्चुअल में क्या थे। क्योंकि अभी पिछले 40-50 साल की एजुकेशन में तो ये हो गया है कि हमें ये समझ में आता है कि हम मनुवादी थे, हम ब्राह्मणवादी थे, और हमने दलितों को दबाया, और हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था, और ढेरों सती प्रथा थी, हम औरतों को जला दिया करते थे। तो यही था। तो एक हीन भावना सी पैदा हो जाती है, और ऐसी किताबें जो है बहुत आवश्यक होती हैं बताने के लिए कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, आप किस युग और किस कुल से आते हैं, कहाँ से आते हैं, और आपके पूर्वज क्या थे। ऐसे ही एक रेफरेंस जी। देना चाहूंगा कि हम अभी अक्टूबर में 2025 में यंग थिंकर्स फोरम में थे। तो वहां पे बहुत सारी किताबों की बात हुई। तो वहां पे डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य हैं, उनकी एक किताब थी, उन्होंने उसकी विवेचना की, और उन्होंने यही बताया। और उन्होंने मतलब कि जो कहते हैं ना कि मतलब कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस था, हम एक्सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने उसको कनेक्ट किया कि जैसे बॉलीवुड से अच्छा। कनेक्ट होता है ना, कि बॉलीवुड बताता है कि समय कैसा है। तो उन्होंने बताया कि जैसे पहले गाने चला करते थे, मेरे पिया गए रंगून, या सावन बीता जाए पिया ना आए। तो उन्होंने वो रेफरेंस दिया कि सावन में पिया नहीं आए, वो क्यों रो रही है, क्योंकि वो समय ऐसा होता था कि वो बिजनेस करने जाया करते थे। तो उन्होंने इस तरीके से हम्म। कनेक्ट करके समझाया, और वहां जितने भी लोग थे उनको बाद में इतना अच्छा लगा कि शायद 10 मिनट तक तालियां बजती रही। तो मुझे आपकी अच्छा। किताब सुन के भी ऐसा ही लगा कि शायद ऐसे ही कुछ रेफरेंसेस होंगे, कि पता चलता है कि हम एक्चुअली, एक तो कहा जाता है कि हम एग्रीगेरियन सोसाइटी थे, तो हम एग्रीकल्चर तो एक पार्ट था, उसके अलावा हम क्या क्या करते थे, वो मिशलिन का कपड़ा और दुनिया भर के कपड़े, जिसकी वजह से गोल्ड भारत में आता था, और बंजारा जातियां कैसी हैं, तो बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो मुझे आपकी किताब सुन के अभी ये क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स, वही मुझे समझ में आया कि अगर हम इसको भी पढ़ते हैं तो इसमें भी शायद वही रेफरेंसेस निकलेंगे कि भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं, वो क्यों सोने की चिड़िया था और किस वजह से था। तो मुझे लगता है ये भी ऐसी एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना चाहिए, और हर भारतीय को ऐसे रेफरेंसेस जरूर जानने चाहिए। और सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि ये पेड ट्रैवलर्स नहीं थे, ये पेड ब्लॉगर्स नहीं थे। तो इसलिए जो लिखा होगा वो हम्म। सही लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा, बिल्कुल जो रियलिटी उस समय हुई होगी वही लिखा होगा। तो उसको पढ़ने के बाद फिर जी। और किसी रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी जी। किताब होगी। अब हम आपकी आखिरी किताब पे आते हैं, बहुत समय ले लिया मैंने आपका। तो आपकी आखिरी हम्म। किताब पे आते हैं, और इसके बारे में मुझे इसलिए बात करनी है क्योंकि मैं आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था। उसमें आपने लिखा है कि कोहिनूर की कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया की दौलत जोड़ ली जाए तो वो कम पड़ जाए। तो पहले तो आप हमें ये, जो आपने कमेंट लिखा था, पोस्ट डाला था, थोड़ा सा समझाइए सर।
ये एक्चुअली इसका मतलब यही था कि एक्चुअली ये कमेंट जो है ना, एक शाह थे ये अफगानिस्तान के। तो रंजीत सिंह के साथ इनका झगड़ा था ये। फिर बाद में रंजीत सिंह एक्चुअली इसके पास कोहिनूर था। ये बात है 1800 या 1790 या 1810 इस टाइप की होगी। नहीं नहीं, 1820-30 की होगी ये। रंजीत सिंह तब के थे ये। तो अब ये इसके पास जो है वो कोहिनूर था, जो इसने अब्दाली से लिया था, ओके। अहमद शाह अच्छा। अब्दाली से। तो अब रंजीत सिंह चाहते थे कि कोहिनूर जो है वो इंडिया में वापस आ जाए। तो इंडिया में आ जाए तो इसके लिए जो है वो उन्होंने क्या किया कि उसको ऑफर दिया, और इसकी लड़ाई हो गई थी। शाह आऊजा था शायद इसका नाम। तो ये जो इसकी लड़ाई हो गई थी, जो इसके रिलेटिव थे, तो इसको भगा दिया था इसको। तो अपनी वाइफ को जो है ये रंजीत सिंह के घर छोड़ के गया था ये। तो रंजीत सिंह ने उसको कैद कर लिया था कि भाई जब तक मुझे कोहिनूर नहीं मिलेगा, तुम्हारी बीबी मेरे पास रहेगी, और तुम्हारे बच्चे भी थे साथ में। तो ये मतलब उस समय इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी मुस्लिम शासक के बीबी और बच्चे जो हैं वो हिंदू राजा के कैद में थे। तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज थी ये। तो वो उसने बोला था कि कोहिनूर मैं नहीं दूंगी। तो उसने शर्त रख दी, उसकी वाइफ ने शर्त रख दी कि जब तक मेरे पति को तुम लेके नहीं आओगे तब तक मैं नहीं दूंगी। ओके। हाँ, तो फिर जब फाइनली उन्होंने उसको रेस्क्यू किया, रंजीत सिंह ने, तो उसको हैंडओवर किया फाइनली कोहिनूर को। तो इनको शक था कि जो है ये कोहिनूर जो है असली नहीं दिया इसने। इसने कोई डुप्लीकेट दे दिया है या कोई फर्स्ट कॉपी दे दी है उसने। तो उसने बोला था कि अगर आप जो है वो कोहिनूर को ऊपर उछालोगे, जितना ऊपर उछाल सकते हो, 10 मीटर 20 मीटर, तो 10-20 मीटर के नीचे की जितनी भी धरती है उसमें जितना भी आप सोना चांदी भर दोगे, कोहिनूर की कीमत उससे ज्यादा है। अच्छा। तो इसका ये मतलब है कि कोहिनूर के लिए जान दी भी जा सकती है, कोहिनूर के लिए जान ली भी जा सकती है। और कोहिनूर का ऐसा ही रहा है कि उसके लिए लोगों की बड़ी जानें गई हैं, अभी भी जान जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। तो इसीलिए इंग्लैंड के जो राजा और रानियां होती हैं, कोई कोहिनूर नहीं पहनता। अभी 2 साल पहले प्रिंस चार्ल्स का जब कोरोनेशन हुआ था, तो उन्होंने कोहिनूर को हाथ नहीं लगाया, ना उनकी रानी कैमिला ने, ना प्रिंस चार्ल्स ने। अच्छा। हाँ, वो ऐसे ही म्यूजियम में रखा हुआ है, क्योंकि वो श्रापित है वो, कि जो भी इनकॉम्पिटेंट बंदा उसको पहनेगा, वो पुरुष, मतलब महिलाओं पे नहीं है, पुरुष पे है हम्म। नॉर्मली। तो वो जो है वो उसकी बड़ी भयानक मृत्यु होगी, कसाई नुमा मृत्यु होगी। तो इसलिए उसको कोई जो है वो पहनता नहीं है। ओके। तो सिर्फ कोहिनूर ही। हाँ, तो इस किताब में मैंने ये लिखा है कि सिर्फ कोहिनूर ही ऐसा डायमंड नहीं है, इंडियन डायमंड नहीं है जो चोरी हुआ। हम सिर्फ कोहिनूर के बारे में जी। आते हैं। कम से कम 25 डायमंड ऐसे हैं, 600-700 कैरेट के, जिनकी वैल्यू आज 5,000 करोड़ के आसपास है, माय गॉड। जो हिंदुस्तान में थे, और जो अभी फॉरेन म्यूजियम्स में है या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है, किसी के पास प्राइवेटली हेल्ड है वो। तो उनको बारे में कोई बात नहीं होता। हमारी सरकार भी बात करती है मूर्तियों को लाने की। जैसे अभी दिल्ली में एक चल रही है, भगवान बुद्ध की मूर्ति वापस लेके आए हैं, पिपरासा वाली जो जिसको बोलते हैं। और ऐसी जो है गवर्नमेंट का फोकस है, जो मूर्तियां चोरी हुई हैं, स्पेशली एंटीक्विटी एक्ट आने के बाद 1972, तो जो मूर्तियां स्मगल्ड होके बाहर गई हैं उनको वापस लाया जाए। ठीक है, वो भी हमारा वो हेरिटेज है हमारा, बट फोकस हमारा डायमंड पे भी होना चाहिए। वो भी तो मंदिरों में जड़े हुए थे। जो जितने भी जो डायमंड थे, चाहे वो ऑर्लोव डायमंड हो गया, कोहिनूर हो गया, वो सब देवी के देवताओं के आंखों पे लगे हुए थे, माथे पे लगे हुए थे। तो बेसिकली वो देवताओं का एक अंश है। हम्म। उसको भी तो हमें वापस लेके आना चाहिए उसको। तो ये मेरा किताब का मेन मकसद ये है कि उन डायमंड के बारे में जानिए, और उन डायमंड के बारे में उनको वापस लेके आइए। हम ना जानते हैं, ना डिमांड कर रहे हैं उसको। तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोहिनूर के अलावा कुछ और हीरो के अगर आप नाम बता सकें, ऐसे बेशकीमती जो आपने पोस्ट में भी हाँ लिखे हाँ, हैं। क्यों नहीं। हाँ, अच्छा, एक चीज है उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जब जब से ये मेरी बुक पब्लिश हुई जी। है, तो आप देखेंगे एनडीटीवी में जो है, ndtv.com में, उनकी वेबसाइट में मुझे शक है कि उन्होंने मेरी किताब पढ़ के जो है वो डायमंड के बारे में लिखते हैं। अभी मैं आपको 2-3 लिंक भेजूंगा, जो अभी पिछले 2 महीने में उन्होंने एनडीटीवी ने पब्लिश किए हैं। तो अभी लास्ट वीक पब्लिश किया है ऑर्लोव डायमंड के बारे में। ओके। ऑर्लोव, ORLOV। तो ये अभी रशिया, मॉस्को में है, ये मॉस्को के म्यूजियम में है।
तो ये यहाँ से इंडिया से चुरा के ले गए थे, पर्शिया ले गए, पर्शिया से फिर एक वहां पे खरीद लिया, तो वहां से फिर वो जो रशिया में चला गया। एक ऑर्लोव डायमंड है, एक है होप डायमंड, जो एक टैवर्नियर करके फ्रेंच ट्रेडर आया था, वो बोरे के बोरे भर के डायमंड लेके जाता था इंडिया से। टनों टनों टन डायमंड जो है वो लेके गया इंडिया से। तो वो डायमंड है, एक एक रीजेंट डायमंड है, और एक बाल कोहिनूर भी एक डायमंड है, ग्रेट मुगल है। मतलब जितने नाम बोल सकते हैं वो बोलते जाएंगे हम। 25-30 डायमंड तो हैं ही जो जो 100-200 कैरेट के ऊपर थे। अच्छा, क्या हाँ तो आपने जब मंदिर की बात की तो मुझे एक और रेफरेंस याद आया। इससे पहले आपने टेम्पल ट्रेजर्स की जब बुक की बात की थी तो आपने उसमें ये भी बताया कि मूर्ति स्थापना कैसे की जाती है, वो भी आपने उस किताब में मेंशन किया है। तो मुझे कहीं ऐसा जी याद आया कि कई जगह मेरे ख्याल से वो नागर शैली में है या किस में है कि मूर्ति स्थापना में मूर्ति के नीचे कुछ पत्थर रखे जाते हैं, मतलब हीरे हीरे या कुछ, मतलब वो स्पेसिफिक है कि इसमें माणिक रखा जाएगा या जी कुछ रखा जाएगा। तो हो सकता है कि हाँ शायद उन मूर्तियों के नीचे से भी कुछ हीरे निकाले गए हों या वो कुछ ऐसे बेशकीमती पत्थर हों जो वहां से भी ले गए हों। तो फिर उस मतलब वो समझ लीजिए कि वो उसका जो है बेस था, उसकी नींव थी। तो जी ये आपने बिल्कुल। बड़ा अच्छा पॉइंट बताया ये कि जो हीरे हैं हमारे, एक्चुअली वो सिर्फ हीरे नहीं है, वो इकोनॉमी नहीं है, वो हमारी आस्था भी है। तो जी इसमें खुद को बिल्कुल लाना बहुत बिल्कुल आवश्यक है। ये बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ, बहुत तो हम वो जी तब तक वापस नहीं ला सकते जब तक कि हम इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली जो है पावरफुल नहीं जी हो, बिल्कुल सही बात बताई है ना। आपने। तो आपकी ये हमने 4 बुक्स के बारे में, 5 बुक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया और मुझे लगा है कि पांचों बुक ऐसी हैं कि वो अपने आप में कोहिनूर हैं और उनको थैंक यू। उनको पढ़ने के बाद जो है जो भारत का इतिहास है हर तरीके से हमें पता चल जाएगा। हमें इतिहास लड़ाई के मामले में भी पता चलेगा और लड़ाइयों में हमने क्या गलतियां की हैं और उनसे क्या हमें सीखना चाहिए। फिर मंदिर कैसे होते हैं, उनकी स्थापना कैसे होती है, फिर उसके बाद ट्रेवलर्स, भारत की आर्थिक स्थिति और फिर उसके बाद हमारे हीरे। तो आपने लगभग हर तरीके की साइंस कवर की है इन पांचों बुक्स में। आपने हर तरीके का जी एस्पेक्ट कवर किया है, वो युद्ध का हो, धर्म का हो। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कलेक्शन है और एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। मेरी अपने सभी दर्शकों से ये विनती रहेगी कि आप एक बार बुक शेल्फ पर जाएं या अमेज़न पर जाएं, इन बुक्स को देखें, सर्च करें। हम अपने पॉडकास्ट में भी इन सारी बुक्स का लिंक भेजेंगे और आप इन बुक्स को खरीदिए। और हमने एक कैंपेन चला रखा है, सेल्फी विद द बुक सॉरी कैंपेन। तो इसमें हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप कोई किताब खरीदें तो उस किताब के साथ एक सेल्फी खींच के हमें कहीं ना कहीं टैग कीजिए। भक्स.com हमारा हैंडल है ट्विटर पे, यूट्यूब पे। और इससे हमारे ऑथर्स और हमारे पब्लिशर्स का भी उत्साहवर्धन होगा कि उनकी किताबों को पहचाना जा रहा है, उनकी किताबों को पढ़ा जा रहा है। ऑब्वियसली आपकी किताबें बहुत अच्छी हैं, उनका सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नंबर्स में बिकी हैं, हमने उनके कमेंट्स देखे हैं। और फिर सिद्धू पब्लिकेशन बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, उनके थ्रू किताबें बहुत अच्छे रीडर्स तक पहुंचती हैं। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम इसमें अपना योगदान दें और अपने दर्शकों से कहें कि इन किताबों को खरीदिए, टैग कीजिए भक्स.com को, अमित अग्रवाल जी को टैग कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने 5 किताबें हमें 1 घंटे में बता दी, जिसके लिए शायद लोग सर्च करते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे कि कहाँ से ढूंढे अच्छी किताब। तो इस एक पॉडकास्ट में हमारे दर्शकों को 5 ऐसी किताबें पता चल गई हैं, वो भी अलग अलग थीम्स या अलग अलग जॉनरा की बात कह सकते हैं, उसके बारे में पता चला है कि हर तरीके की थीम की आपको किताब मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। आज के इस संवाद से एक बात स्पष्ट होती है, इतिहास केवल अतीत नहीं होता, वह वर्तमान की चेतना और भविष्य की दिशा तय करता है। अमित अग्रवाल जी का हमारे साथ ये यात्रा साझा करने के लिए हृदय से आभार। और हमारे दर्शकों से यदि यह संवाद आपको इतिहास के नए प्रश्नों के साथ देखने पर विवश करे
तो यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, समापन से पहले हम अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं से एक छोटा सा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण आग्रह करना चाहते हैं। यदि आज का यह संवाद आपको सोचने पर मजबूर करता है, यदि यह आपको भारत के लिए इतिहास, उसके संघर्ष और उसकी सभ्यता को और गहराई से समझने की प्रेरणा देता है, तो कृपया अमित अग्रवाल जी की पुस्तक अवश्य पढ़ें। इनमें से किसी भी पुस्तक के साथ एक सेल्फी लें और उसे भक्स.com को टैग करते हुए साथ ही हमारे सम्मानित लेखक को भी टैग करें। यह केवल एक तस्वीर नहीं होगी जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, ये उस लेखक के लिए एक नैतिक समर्थन होगा जो वर्षों की मेहनत, शोध और सत्यनिष्ठा से ऐसा लेख लिखते हैं। ऐसा लेख लिखना आसान नहीं होता है। आपकी एक सेल्फी हमारे लिए भी प्रेरणा है और लेखक के लिए भी, कि वे आगे भी ऐसे ही शोध परक, निर्भीक और तथ्य परक लेखन करते रहें। रीड, रिफ्लेक्ट, शेयर, सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।